तो स्टूडेंट्स अभी हमने देखना है फैटी एसिड्स को, थोड़ा फैटी एसिड्स को, और फिर हम सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की हम बात करेंगे। तो फैटी एसिड्स जो हैं ये पहले हम देख लें। तो फैटी एसिड्स स्टूडेंट्स जो ट्राइग्लिसराइड्स में फैटी एसिड्स होते हैं, ये एक तो ईवन नंबर जो है इनका होता है, ईवन नंबर। ईवन नंबर से मुराद है कि ये 2, 4, 6, 8, 10 यानी इस तरीके से होंगे, ठीक है। ऑड नंबर में नहीं होंगे, 7 नहीं हो सकता, 9 नहीं हो सकता, 13 नहीं हो सकता, ये ऑड नंबर्स हैं, ठीक है। यानी जो पेयर्ड नंबर है 2, 4, 6, ये सूरत में इनके अंदर कार्बन एटम्स होंगे, ठीक है। इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ठीक है। कार्बन एटम्स के इवन नंबर होंगे, एक बात। दूसरा ये है कि फैटी एसिड जो है इनकी सॉल्युबिलिटी जो है वो सॉल्युबिलिटी फैटी एसिड की ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर, ठीक है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ सॉल्युबिलिटी ऑफ फैटी एसिड्स इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। सॉल्युबिलिटी ऑफ फैटी एसिड्स इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स वो डिपेंड करती है इनके जो है वो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के ऊपर, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के ऊपर जी। अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ज़्यादा होंगे, ठीक है, तो फैटी एसिड जो है वो ज़्यादा सॉल्युबल होगा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर। यहाँ मैं मिसाल देता हूँ, जैसे कि ब्यूटायरिक एसिड है, ब्यूटायरिक एसिड जिसका 4 कार्बन वाला एसिड है, ठीक है, ये कम सॉल्युबल होगा। और पामेटिक एसिड जो है ये जो है इट इज़ मोर सॉल्युबल, जो कि 16 कार्बन वाला फैटी एसिड है, ये ज़्यादा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में हल होगा। अब दूसरी बात यह है कि फैटी एसिड्स की सॉल्युबिलिटी और इनके मेल्टिंग पॉइंट्स, ठीक है। इनके मेल्टिंग पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट जो है मेल्टिंग पॉइंट्स जो हैं ये भी डिपेंड करते हैं, मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ फैटी एसिड जो हैं वो भी इनके कार्बन नंबर पे डिपेंड करते हैं। अब कार्बन नंबर का मतलब यह है कि इनके मॉलिक्यूलर मैसेज पे डिपेंड करते हैं। जितना किसी का मॉलिक्यूलर मैस ज़्यादा होगा तो उतने ही उसकी जो है वो मेल्टिंग पॉइंट भी जो है वो ज़्यादा होगा। इसी की अगर हम बात करें, पामेटिक एसिड का मेल्टिंग पॉइंट ऑलमोस्ट, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 63.1 है, 63.1 डिग्री सेल्सियस फॉर पामेटिक एसिड, ठीक है। जबकि जो है जो ब्यूटायरिक एसिड है, ब्यूटायरिक एसिड यहाँ मैं लिख रहा हूँ, ब्यूटायरिक एसिड का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो जो है वो है -8 डिग्री सेल्सियस। सो ये इनकी सॉल्युबिलिटी, मतलब आपको याद रखना होगा कि इनकी सॉल्युबिलिटी हो जाए या इनका मेल्टिंग पॉइंट हो जाए, ये दोनों कार्बन नंबर के ऊपर डिपेंड करता है। कार्बन नंबर अगर ज़्यादा हो जाएगा तो इनका मॉलिक्यूलर मैस ज़्यादा हो जाएगा, और मॉलिक्यूलर मैस ज़्यादा होने की वजह से इनकी सॉल्युबिलिटी और मेल्टिंग पॉइंट्स भी बढ़ जाएंगे, यानी मोर सॉल्युबल हो जाएंगे और इनका मेल्टिंग पॉइंट भी इंक्रीज़ कर जाएगा। इसी तरह अगर इनका कार्बन नंबर जो है वो कम हो जाए, ठीक है, जैसे ये मैंने ब्यूटायरिक एसिड की मिसाल दी, तो इनकी सॉल्युबिलिटी और मेल्टिंग पॉइंट भी उसी लिहाज से कम हो जाएंगे। नाउ स्टूडेंट्स, ये हमारे पास फैटी एसिड की मैंने थोड़ी सी आपको बताई। अब हम फैटी एसिड की अगली बात करते हैं कि फैटी एसिड जो हैं ये सैचुरेटेड भी होते हैं और अनसैचुरेटेड भी। जी स्टूडेंट्स, अब हम बात करने लगे हैं फैटी एसिड्स की, यानी सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, और दूसरा हमारे पास है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। जी, अगर हम सैचुरेटेड फैटी एसिड्स की बात करें तो हम कहेंगे कि जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं ना, ये सॉलिड होते हैं, सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। ये रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होते हैं। जैसे आपने घी वगैरह देखा है, देसी घी जो है वो आपने देखा वो सॉलिड होता है, मतलब वो ठोस हो जाता है, सख्त हो जाता है, ठीक है। सर्दियों में तो बहुत हार्ड हो जाता है। इसी तरीके से जो वेजिटेबल ऑयल है, आप सरसों का तेल देख लें या कोई और मतलब प्लांट सोर्स से हासिल होने वाला ऑयल जो है वो लिक्विड होता है। सो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो है लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, यानी रूम टेम्परेचर पर ये लिक्विड हालत में होते हैं। तो ये दो वर्ड सॉलिड और लिक्विड ये आपको याद रखने चाहिए कि सैचुरेटेड सॉलिड, अनसैचुरेटेड लिक्विड, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि ये सैचुरेटेड फैटी एसिड जो है ये एनिमल सोर्सेज से आते हैं, एनिमल सोर्स, ठीक है। जैसे मैंने देसी घी की मिसाल दी, वो भैंस से हासिल होता है, तो वो एनिमल सोर्स है ना, भैंस एक एनिमल है, तो उससे जो है वो हमें एनिमल सोर्स हम इसलिए इसको बोल रहे हैं। जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं ये जो है ये प्लांट सोर्स हैं मोस्टली, मतलब प्लांट्स के जो है ना वो मोस्टली जो है वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं। आप कह लें कि बहुत ज़्यादा प्लांट्स के जो हैं वो जो फैट है, प्लांट का जो लिपिड है वो अनसैचुरेटेड, प्लांट्स दे आर अनसैचुरेटेड। और प्लांट का जो सोर्स है, ठीक है,
आप कोई भी प्लांट का ऑयल लेंगे तो वो लिक्विड ही होगा एट रूम टेम्परेचर। तो प्लांट सोर्स से होते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। सिमिलरली जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं ना, इनको हम फैट्स बोलते हैं, फैट्स। वेरा जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं इनके जो लिपिड्स हैं इनको हम ऑयल्स बोलते हैं, ऑयल्स। ठीक है, ये ठोस होते हैं, ये लिक्विड होते हैं। इसी तरीके से कुछ और चीज़ें हैं जो आपने याद रखनी है कि सैचुरेटेड फैटी एसिड्स जो हैं ये बहुत हेल्दी होते हैं, ठीक है, और सॉरी अनसैचुरेटेड, और सैचुरेटेड फैटी एसिड जो हैं ये इतने हेल्दी नहीं होते। ऐसे लोग जो दिल की बीमारियों के में मुब्तला है, ऐसे लोगों को सैचुरेटेड फैटी एसिड जो हैं उनको अवॉइड करना चाहिए, ठीक है, और उनको अनसैचुरेटेड फैटी एसिड वाली डाइट के ऊपर ज़्यादा रिलाई करना चाहिए। तो स्टूडेंट ये हमारे पास फैटी एसिड की डिफरेंट जो सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड टाइप है। मोर ओवर जो है और फैट्स हों या ऑयल्स हों, इनकी जो डेंसिटी है ना वो वाटर से कम होती है, और इनकी स्पेसिफिक जो ग्रेविटी है वो 0.08 है, आई गेस, सॉरी 0.8 है, 0.8 जो है स्पेसिफिक ग्रेविटी है फैट्स और ऑयल्स की, और जिसकी वजह से ये पानी की सतह के ऊपर तैरते हैं और पानी में ये हल नहीं होते। वैसे हल तो होंगे नहीं क्योंकि हाइड्रोफोबिक है, पानी में हल ही नहीं हो सकते, लेकिन ये एक थिन लेयर बनाते हैं वाटर की सरफेस के ऊपर, बिकॉज दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर एंड देयर डेंसिटी इज ऑल्सो लो एज कम्पेयर टू द वाटर। तो स्टूडेंट ये तो था हमारे पास असाइल ग्लिसरॉल का कंप्लीट ओवरव्यू। अब हम आगे बात करेंगे वैक्सेस की। जी स्टूडेंट्स, अभी हमने देखना है अनदर क्लास ऑफ लिपिड्स जो है वैक्सेस। वैक्सेस स्टूडेंट्स, अगर हम वैक्सेस को डिफाइन करें तो ये बुक की वर्डिंग है, मैंने बुक की सारी डेफिनेशन को इस तरह से प्लेट कर दिया है और इसको मैं फोकस करके इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि वैक्सेस जो है वो मिक्सचर है। वैक्सेस क्या है? ये मिक्सचर्स हैं। मिक्सचर्स किस चीज़ की हैं? मिक्सचर कहते हैं जो मतलब डिफरेंट चीज़ों का एक अमेलगम होता है, एक मिक्सचर होता है, रैंडमली चीज़ें आप डाल के मिक्स कर देते हैं, वो होता है मिक्सचर। अब वैक्स जो है वो एक मिक्सचर है। मिक्सचर में जो मिक्सचर के अज्जा हैं वो कौन से हैं? ये 1, 2, 3 and 4 हैं। एक तो लॉन्ग चेन ऑफ अल्केन्स हैं विद ऑड नंबर ऑफ कार्बन 25 to 35, उसकी रेंज बताई है। लॉन्ग चेन ऑफ अल्केन, अगर आपको याद हो अल्केन क्या होते हैं, ये ऐसी क्लास है ऑर्गेनिक कंपाउंड की जिसमें कार्बन के दरमियान जो है वो आपको सिंगल बॉन्ड नजर आता है, ठीक है, बिटवीन कार्बन, और वो कार्बन इटसेल्फ हाइड्रोजन के साथ जो है वो बॉन्डेड होती है। तो ये एक अल्केन है, इसको ईथेन बोलते हैं, ठीक है, ईथेन। तो इसी तरीके से लॉन्ग चेन अल्केन का मतलब होगा कि ऐसी अल्केन जिसमें कार्बन नंबर जो है वो बहुत ज़्यादा हो। यहाँ तो 2 कार्बन है ना, लेकिन लॉन्ग चेन ऑफ अल्केन्स का मतलब है कि 2 नहीं, बहुत ज़्यादा कार्बन हो, और उसकी रेंज बताई हुई है 25 to 35, यानी कार्बन जो है वो या मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 35 हो सकते हैं और या कम से कम 25 हो सकते हैं। यानी ये उन्होंने एक रेंज बताई है कि यहाँ तक जो है वो अल्केन की चेन हो सकती है। फिर ये बताया है, जोर दिया है कि ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे, यानी आप देख लेंगे 35 जो है ये एक ऑड नंबर है, इवन नंबर नहीं है। सिमिलरली 25 जो है ये एक ऑड नंबर, इवन नंबर नहीं है। इसकी बजाय अगर यहाँ 24 होता तो ये इवन नंबर होना था, और सिमिलरली अगर यहाँ 36 होता तो ये एक इवन नंबर होना था। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आपको ये बात तो समझ आ गई कि वैक्सेस जो है वो मिक्सचर है और लॉन्ग चेन्स ऑफ अल्केन्स हैं, यानी अल्केन्स तो है लेकिन ये लॉन्ग चेन्स हैं, और इतनी लॉन्ग चेन है कि वो 25 to 35 यानी ऑड नंबर में वो उसकी जो है वो कार्बन की नंबर इंक्रीज हो रहा है 25 to 35। अब दूसरी चीज़ मिक्सचर में एक चीज़ हमने डिस्कस कर ली। अब मिक्सचर की जो दूसरी चीज़ है जो उस मिक्सचर में मौजूद है यानी कि वैक्स के अंदर, वो है अल्कोहल्स। दूसरी चीज़ जो है वो है अल्कोहल, यानी आपके पास लॉन्ग चेन्स के अलावा अल्केन्स के अलावा अल्कोहल्स भी होंगे। तीसरे नंबर पर कीटोन्स होंगे, और चौथे नंबर पर आपके पास अब अल्कोहल्स क्या है, अगर आपको याद हो मैंने बताया था अपने पिछले लेक्चर में कि OH ग्रुप जो है ये अल्कोहलिक ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। जब मैंने आपको ग्लिसरॉल पढ़ाया तो मैंने आपको बताया कि OH ग्रुप जो है ये अल्कोहलिक ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, तो ये अल्कोहलिक ग्रुप है, ठीक है। इसी तरह कीटोन्स भी मैंने पढ़ाया आपको, जब एल्डिहाइड और कीटोन मैंने आपको पढ़ाया शुगर्स के अंदर, ठीक है, तो मैंने बताया फ्रुक्टोज इज ए कीटो शुगर वेराज ग्लूकोज इज ए एल्डो शुगर। तो कीटोन जो है मीन्स के ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनके अंदर ये वाला ग्रुप आपको जो है वो नजर आएगा, ये वाला ग्रुप। सो दिस इज ए कीटो ग्रुप, ठीक है, यहाँ आप CH3 लगा सकते हैं या आप सिंपल R लिख सकते हैं, दिस इज अ कीटोनिक ग्रुप। तो ऐसे भी इस मिक्सचर में कंपाउंड्स होंगे। इसी तरह एस्टर्स ऑफ लॉन्ग चेन्स ऑफ फैटी एसिड्स, तो मैंने एस्टर लिंकेज आपको बता दिया कि जो अल्कोहल और फैटी एसिड के दरमियान हो, फैटी एसिड के FA फॉर फैटी एसिड फॉर शॉर्ट मैंने लिखा, तो OH और फैटी एसिड के दरमियान जो बॉन्ड लिंकेज होता है उस लिंकेज को मैंने बताया था एस्टर लिंकेज बोलते हैं। तो स्टूडेंट ये तो सॉरी ये तो था स्टूडेंट वैक्सेस की यही डेफिनेशन बुक में लिखी हुई है, आपको इसे सच जो है वो याद करना है, प्रिपेयर करना है। अब हम बात करते हैं कि वैक्सेस की क्या इंपॉर्टेंस है। अगर हम इंपॉर्टेंस की बात करें वैक्सेस की, तो वैक्सेस की जो इंपॉर्टेंस है वो ये है कि वैक्सेस जो है ये प्रोटेक्टिव होते हैं,
ठीक है। प्रोटेक्टिव मतलब कैसे कि ये अब्रेसिव डैमेज से बचाते हैं, यानी जो रगड़ और घिसने की वजह से जो डैमेज होता है ना उससे बचाते हैं। मिसाल के तौर पर जो आपके जो लीव्स हैं, ठीक है, ट्री लीव की सरफेस के ऊपर एक थिन लेयर होती है वैक्स की जिसे क्यूटिन बोलते हैं, तो ये एक प्रोटेक्टिव है, लीव को प्रोटेक्शन देती है, उसको डिके होने से बचाती है और उसकी क्या एब्रेसिव डैमेज से बचाती है, वाटर लॉस से बचाती है। फिर वैक्सेस जो हैं ये हमारे हेयर्स में भी होते हैं, ठीक है, एनिमल हेयर। मिसाल के तौर पर बुक में शीप की मिसाल दी हुई है, ठीक है। तो जो शीप की जो फर है ना उसके ऊपर जो स्किन है उसके ऊपर बड़ी थिक वैक्स की लेयर उसके हर बाल के ऊपर होती है, जिसकी वजह से उसका बाल जो है वाटर रिपेलेंट होते हैं, ठीक है। तो जो वूल है ना, वूल वो वाटर रिपेलेंट होती है, ठीक है। तो हेयर्स हैं। फिर इसी तरह आपने पीकॉक का नाम सुना होगा, यानी मोर का जो फैदर्स है ना उसके ऊपर भी वैक्स होता है नेचुरली, उसके ऊपर वैक्स प्रीन ग्लैंड्स उसमें होते हैं जो वैक्स क्रिएट करते हैं और उसकी फर के ऊपर वैक्स आ जाता है, जिसकी वजह से वो मोर के जो पंख हैं वो बड़े शाइनियर और बड़े खूबसूरत से चमकते हुए जो है वो नज़र आते हैं। तो ये आपको मैंने एक ब्रीफ सी एक और बता देता हूँ। जैसे फ्रूट्स जो है ना, फ्रूट्स की जो स्किन है, आपने कभी फ्रूट को किसी धो के कपड़े से साफ़ किया हो तो वो पॉलिश हो जाती है, और उसकी वजह क्या है कि उसके ऊपर जो है वैक्स की एक कोटिंग होती है, एक बड़ी थिन कोटिंग होती है जो उसको प्रोटेक्ट करती है डिकम्पोजिशन से, डिके होने से, और उसको जो है वो एब्रेसिव डैमेज से या वाटर लॉस से भी बचाता है। तो स्टूडेंट ये तो था ऑल अबाउट वैक्सेस, ये वैक्सेस क्या हैं। नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं फॉस्फोलिपिड्स। जी स्टूडेंट्स, हमारा अभी के लिए टॉपिक है फॉस्फोलिपिड्स। फॉस्फोलिपिड्स जो हैं ये डेरिवेटिव्स हैं, डेरिवेटिव्स ऑफ फॉस्फैटिडिक एसिड। फॉस्फैटिडिक एसिड के ये डेरिवेटिव्स हैं, ठीक है। और ये फॉस्फोलिपिड्स हैं, इनमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स हैं या कॉन्स्टिट्यूएंट कंपाउंड्स हैं वो कौन कौन से हैं। नंबर 1 पे फॉस्फोलिपिड्स में आपको फैटी एसिड्स मिलेंगे। नंबर 2 पे आपको ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल मिलेगा। और नंबर 3 जो है वो आपको फैटी एसिड में फॉस्फेट ग्रुप जो है वो मिलेगा जी, फॉस्फेट ग्रुप। अच्छा, अब ये फॉस्फेट ग्रुप जो है ये 3 चीजें प्लस इसमें आपको एडिशनली नाइट्रोजनियस बेसिस मिलेंगी, और इन बेसिस के नाम है, नंबर 1 पे है कोलाइन, नंबर 2 पे है सीरीन, और नंबर 3 पे है एथेनॉल अमाइन जी। तो ये हमारे पास जो है वो ये 3 जो है वो बेसिस हैं, कोलाइन है, सीरीन है, एथेनॉल अमाइन है। अब अगर हम फॉस्फोलिपिड का एक मॉलिक्यूल ड्रॉ करें तो वो क्या होगा, सबसे पहले हम 3 कार्बन वाला एक जो है वो बनाते हैं ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल, यहाँ CH2, यहाँ H और यहाँ भी H2। तो ये हमारे पास है ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल, ठीक है। ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल के साथ हमें फैटी एसिड बनाने हैं। तो फैटी एसिड का मैंने जैसे बताया आपको कि HO इस तरीके से आप डबल बॉन्ड O और यहाँ R ग्रुप, ये मैं R ग्रुप अब क्यों लिखता हूँ कि बहुत लंबी चेन बनाने की ज़रूरत नहीं है, अंडरस्टूड है कि ये कार्बन की कंटिन्यूस लॉन्ग चेन होगी। तो मैं सिर्फ इसके साथ जो है कार्बन के साथ जो ये कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप है सिर्फ यही जो है वो शो कर रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स आप इसको देखेंगे, यहाँ तो ऐसे वेरिफिकेशन हो जाएगी, ये वाला बॉन्ड जो है वो यहाँ से बनेगा, ठीक है। और आमतौर पर ये हमारे पास हमने जैसे पीछे पढ़ा ये ग्लिसरॉल ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल्स हैं, तो ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल्स में ऐसे है, लेकिन फॉस्फोलिपिड्स के केस में ऐसा नहीं है। फॉस्फोलिपिड के केस में ऐसे होता है कि ये जो 2 कार्बन नंबर 1 एंड कार्बन नंबर 2 यहाँ तो लॉन्ग चेन वाले फैटी एसिड अटैच हो जाते हैं और यहाँ एक एस्टर लिंकेज बन जाता है, ठीक है। यहाँ एक एस्टर लिंकेज बन जाता है, इसको आप यहाँ मिला दें इस तरीके से, ठीक है। लेकिन जो कार्बन नंबर 3 है ना ये थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ कार्बन नंबर 3 पे हमारे पास फॉस्फेट ग्रुप आके अटैच होता है। तो अगर मैं यहाँ ये कार्बन के साथ फॉस्फेट ग्रुप का जो O अटैच कर दूँ, यहाँ P और सिमिलरली यहाँ डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ फिर एक O और यहाँ फिर एक O, तो ये फॉस्फेट ग्रुप का जो है ना, फॉस्फेट ग्रुप क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए कि H3PO4 ये फॉस्फोरिक एसिड का फॉस्फोरिक एसिड का क्या है फॉर्मूला है। और अगर इस फॉस्फोरिक एसिड की आयनाइजेशन हो जाए तो इसके तीनों हाइड्रोजन निकल जाएं, क्योंकि ये ट्राइप्रोटिक एसिड है, 3 हाइड्रोजन इसमें, तो हमारे पास क्या बचता है PO4 -3 + 3 हाइड्रोजन आयन। तो अब ये 3 हाइड्रोजन आयन को नेग्लेक्ट कर दें, ये जो हमारे पास बचा है PO4 -3 ये इसे फॉस्फेट ग्रुप बोलते हैं। अब ये फॉस्फेट ग्रुप जो है इसको मैं PO4 -3 यहाँ ड्रॉ करता हूँ, ये वाली वैलेंसी इसी कार्बन के साथ ऑक्सीजन की
मिल गए। अब हमारे पास बचे हैं ये 4 ऑक्सीजन और बाकी ये वाला माइनस और एक हमारे पास ये माइनस, ठीक है। तो फास्फोरस की भी पेंटावैलेंट है यहाँ 1 2 3 4 एंड और ये 5। तो हमारे पास इस तरीके से जो है वो एक फास्फोरिक ग्रुप जो है वो फास्फोरिक ग्रुप जो है वो मिल रहा है। तो ये हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक फॉस्फोलिपिड का जो है वो मॉलिक्यूल जो है ड्रॉ किया है। अगर आप इस तरह इसकी वैलेंसी इस तरह माइनस साइन नहीं लिखना चाहते तो आप इसके साथ हाइड्रोजन अटैच कर दें, तो इससे भी जो है ये कोई मसला नहीं है। वैसे भी ये हाइड्रोजन चूंकि एसिड आयनाइज हो जाते हैं सोल्यूशन में, आयन की फॉर्म में ये रिलीज हो जाते हैं और यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस जो है वो आ जाते हैं सॉरी। अब नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमें यहाँ तक तो पता चल गया। अब मैंने बताया था कि समटाइम्स देयर आर सम नाइट्रोजनियस बेसिस अटैच्ड विद दिस फॉस्फेट ग्रुप इन केस ऑफ फॉस्फोलिपिड्स। फॉस्फोलिपिड्स में हमें नाइट्रोजनियस बेसिस भी अटैच हुई मिलती हैं। तो इस पूरे स्ट्रक्चर में ये तो हो गया फैटी एसिड, ठीक है, ये भी फैटी एसिड हो गया, ये ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल ये सारे का सारा हो गया, ये फॉस्फेट ग्रुप हो गया, ठीक है। तो देखें फैटी एसिड भी हमने देख लिया, ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल भी देख लिया, फॉस्फेट ग्रुप भी हमने देख लिया। अब समटाइम्स नाइट्रोजनियस बेसिस जो है वो अटैच, तो ये यहाँ जो है वो CH2 एंड और अब यहाँ ये CH3 जो है ये 3 ग्रुप्स जो है वो अटैच हैं। और अगर आप यहाँ देखें नाइट्रोजन की वैलेंसी तो होती है 3, यानी नाइट्रोजन अपने जैसे नाइट्रोजन के साथ मैक्सिमम 3 बॉन्ड बनाती है जैसे नाइट्रोजन गैस है। अब नाइट्रोजन की वैलेंसी है 3, ट्राइवैलेंट ये एलिमेंट है, तो नाइट्रोजन एक बॉन्ड तो इस कार्बन के साथ बनाया हुआ है, बाकी 3 बॉन्ड जो जब ये बनाएगी तो ये अपना शेयर जो लोन पे है वो शेयर कर देगी, जिसकी वजह से इस पर पॉजिटिव चार्ज और नाइट्रोजन के ऊपर आ जाएगा। अब ये इस तरीके से जो है वो 3 बॉन्ड जो बने हुए हैं 1 2 एंड 3, यहाँ भी CH3, यहाँ भी CH3 और यहाँ भी CH3 और यहाँ प्लस का साइन। तो ये आपके पास जो पूरा मॉलिक्यूल बना है ये मॉलिक्यूल जो है इसे लेसिथिन बोलते हैं, ठीक है। ये एक फॉस्फोलिपिड है जिसमें कोलाइन नाइट्रोजनस बेस है और इसे लेसिथिन जो है वो बोलते हैं। तो स्टूडेंट ये तो था हमारे पास फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड जो है वो हमारे सेल मेम्ब्रेन का बहुत अहम पार्ट है। अगर आप अपनी बुक में देखें तो इस तरीके से एक डायग्राम बनी हुई है, इस तरीके से एक डायग्राम बनी हुई है और ये फॉस्फोलिपिड की ही जो है वो रिप्रेजेंटेशन करती है। जैसे कि फॉस्फोलिपिड में ये जो वाला पार्ट है ना ग्लिसरॉल वाला, ये होता है पोलर पार्ट, यानी आपके हाइड्रोफिलिक होता है जी, हाइड्रोफिलिक होता है ये वाला हिस्सा, हाइड्रोफिलिक होता है ये वाला, जो ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल वाला पार्ट हाइड्रोफिलिक होता है। जबकि ये जो बाकी के जो है ना ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, ये फैटी एसिड वाला, ये हाइड्रोफोबिक होता है, हाइड्रोफोबिक होता है। तो हाइड्रोफिलिक एंड अल्कोहलिक एंड और ये हाइड्रोफोबिक एंड फैटी एसिड वाला है। अब ये जो तीसरा है ना फॉस्फोलिपिड प्लस ये एसिटाइल कोलाइन, ये जो ये जो नाइट्रोजनस बेस है, ये भी चूंकि ये हाइड्रोफिलिक in नेचर होता है तो ये वाला पार्ट जो है वो इसी हेड के साथ रोल कर जाता है, इसके साथ ओवरलैप कर जाता है, मिक्स हो जाता है। और इस तरीके से हम ये पोलर पार्ट जो है ना, पोलर पार्ट वो हेड को देते हैं और नॉन पोलर जो है, नॉन पोलर वो हम किसको दे देते हैं, इसका जो फैटी एसिड वाला पार्ट है। अब ये जो 2 लाइनें मैंने शो की हैं ये वाली, ये फैटी एसिड वाले हिस्से को ही रिप्रेजेंट करती है, जबकि फास्फोरिक एसिड और नाइट्रोजनस बेस वो भी इसी हेड के साथ ही कंसीडर की जाती हैं क्योंकि ये पोलर पार्ट्स हैं। तो स्टूडेंट ये तो था जो है फॉस्फोलिपिड्स। फर्दर ये कि ये जो आपको नजर आ रहा है, अगर आपको याद हो मेरा प्रीवियस लेक्चर तो मैंने आपको सेल मेम्ब्रेन ड्रॉ करके दिखाई थी, तो उसमें मैं इस तरह से लिपिड बाइलेयर को ड्रॉ कर रहा था, ऐसे लिपिड बाइलेयर को, और ये मैंने साथ में प्रोटीन का मॉलिक्यूल जो इसमें एम्बेडेड था लिपिड बाइलेयर में वो ड्रॉ किया। सो अब 2 लिपिड्स की लेयर है इसलिए इसको बाइलेयर बोलते हैं, ठीक है। इस तरह भी आपको लिपिड्स की तरह लेयर नजर आएगी, ठीक है। तो अब ये सेल मेम्ब्रेन का जो है वो क्या उसकी अंदर जो है वो मैक्रोमोलिक्यूल्स की तरतीब है, प्रोटीन्स की और लिपिड्स की। तो इस तरीके से फॉस्फोलिपिड्स जो है दे आर द कांस्टिट्यूएंट पार्ट ऑफ आवर सेल मेम्ब्रेन, और आप कह रहे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो डियर स्टूडेंट ये तो था फॉस्फोलिपिड्स। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आया।